नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। हमने कल एक प्लान बनाया जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए है, इसकी तैयारियों के लिए है, जिसके प्रयासों में सबसे पहले प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है। प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न पर है। रेलवे की जितनी परीक्षाएं होती है मैंने सब खंगाल डाले और सभी तरह के उन सवालों को मैं आपके लिए प्रोवाइड करने चल रहा हूँ। प्रैक्टिस के रूप में आपको अवेयर कराने चल रहा हूँ, आपको तैयार कराने चल रहा हूँ। आज इस पहले दिन की क्लास में पहले सेट की क्लास में आप प्रैक्टिस से शुरू करिए। चैप्टर्स की अवेयरनेस समझिए, टॉपिक की अवेयरनेस समझिए, सवाल का नेचर समझिए, सवाल की वर्डिंग को क्लियर करिए और इस पूरे सेशन को अच्छे से समझकर अपनी पूरी प्रिपरेशन को यहीं से प्रारंभ करते हुए आगे बढ़िए। बाकी सब कुछ आगे की कनेक्टिविटी, आपकी डिमांड, हमारी रिक्वायरमेंट्स, इन सब पर बेस्ड हो जाएगा और उसी से हम लोग यहाँ पर इस सफलता की जर्नी को अंत तक लेकर आगे बढ़ेंगे। आइए, मैं वादा करता हूँ आपकी तैयारियों में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कोर कसर नहीं, सब कुछ एफिशिएंट और इफेक्टिवली करता रहूंगा। एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अच्छा लगे तो सेशन को सब्सक्राइब, वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि हमारी आपकी हमेशा एक कनेक्टिविटी हमेशा के लिए बनी रहे। मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले सवाल पर। ऐसे शानदार सवालों को आप लोग अच्छे से पढ़िए। अलजेब्री कुछ ऐसे अप्रोच होते हैं जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट मतलब उसके फार्मूले पर, उसके पैटर्न पर हो जाती है, हमारी डिपेंडेंसी उस पर हो जाती है। अर्थात हमें कुछ अलजेब्रिक पैटर्न्स, कुछ फार्मूले अपने स्तर पर हमें तैयार करने पड़ते हैं, जो तैयारी हमारी यहाँ पर इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में हमें हेल्प करती है। सबसे पहला सवाल देख पा रहे हैं आप लोग, 469 प्लस 144 की पावर 2 है, माइनस 469 माइनस 144 की पावर 2 है, डिवाइड बाई आप देख पा रहे हो 2 इंटू 469 इंटू 144 है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिए, एक पैटर्न याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अगर ए बी है और 2ab, दो तरह की चीजें होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इसकी पूरी वर्किंग की बात करें तो यह हो जाता है 4ab, इसका जो मान ही होता है 4ab। अब इस 4ab से अगर 2ab आप इधर लाएंगे तो यहां पर अगर हम इसको 2ab में ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, केवल 2 ही तो बचेगा। अर्थात इसके रिजल्ट में केवल 2ab यहां से लाने से केवल 2 प्राप्त होगा। यहां कितना भी क्रिटिकल अगर पैटर्न दिया हो, कितने भी क्रिटिकल नंबर्स दिए हों, अगर लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अगर 2 इंटू ए बी है तो रिजल्ट का 2 आना बाय डिफॉल्ट सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, होना ही होना है। डी ऑप्शन सवाल का उत्तर है। कमेंट करते चले, आंसर करते चले, अपनी कनेक्टिविटी में इसको शामिल करते रहे। दूसरे सवाल पर मैं लेकर चलता हूं आपको। डिविजिबिलिटी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर दिया है 9 है, 8 है, 7 है, x है, 5 है और 4 है। कह रहा संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो मान इसमें अवेलेबल नहीं है, जिसकी वैल्यू x है, x का मान बताना है जिसको रख देने से यह पूरा नंबर 6 से विभाज्य हो जाए। देखिए, कोई संख्या 6 से विभाज्य तब होती है जब वह 2 से कटती है और 3 से कटती है। जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वही संख्या 6 से कटेगी। कोई संख्या 2 से तभी कटती है जब उसका अंतिम अंक 2 हो। अंतिम अंक बताइए, 2 से कटे, बेसिकली अंतिम अंक 2 से कटे। 2 से कटेगी तभी जब अंतिम अंक पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। सबसे अच्छी बात की संख्या का अंतिम अंक 4 है। अंतिम अंक अगर 4 है तो इसमें 2 की भाज्यता को चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब आपको 3 की भाज्यता चेक करनी है। 3 की भाज्यता क्या होती है, किसी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तभी वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो हम देखते हैं यहां पर इसकी सभी डिजिट्स की 3 से विभाज्यता समझिएगा। 9 3 से कटता है, 5 और 4 मिलकर 9 होता है, वह भी 3 से कटता है, 8 7 15 होता है, वह भी 3 से कटता है। अब x की जगह पर मैं क्या पुट कर दूं, जैसे इसमें कभी कभी सवाल पूछता है कि सबसे न्यूनतम मान बताओ। न्यूनतम मान के हिसाब से अगर चलें तो 0 है, क्योंकि 0 पुट कर देने से संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से कट गई मतलब 2 से तो ऑलरेडी कट चुकी है, 6 से कट जाएगी। फिर हम यहाँ पर 3 भी पुट कर सकते हैं, 6 भी पुट कर सकते हैं, 9 भी पुट कर सकते हैं। अब सब कुछ हम ऑप्शन पर रख देते हैं, ऑप्शन के हिसाब से चले आते हैं। 0 तो है नहीं तो 0 भी हो सकता था। 3 यहाँ पर एक विकल्प के रूप में है, 3 को रख देने से यह संख्या 3 से कट जाएगी और 2 से ऑलरेडी कट चुकी थी, इसलिए यह दिया गया नंबर आपका 6 से विभाज्य होता। राइट सोल्यूशन इस सवाल का कितना है बताएं, 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन पर आइए।
किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ, मतलब कोई एक उम्मीदवार था, उसने पार्टिसिपेट किया था, उसको कुल मतों का 62% मत प्राप्त हुआ था, वह 35,640 मतों से वोटों से चुनाव जीता है। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी? यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा है, मतलब सारे मत वैलिड थे, वैध थे, और उस स्थिति में एक उम्मीदवार 62% पाया है। किसी चुनाव में अगर सारे मतों को काउंटिंग में रखा जाए, जिसे 100% कहते हैं, उस स्थिति में जो भी 50% या उससे अधिक प्राप्त करता है वो चुनाव जीत जाता है। कलेक्शन काउंटिंग की बात किया जाए तो सभी मतों की संख्या परसेंटेज के आधार पर 100 थी, उसमें से एक उम्मीदवार को मिला है 62। अब यह 50% से क्योंकि अधिक पाया है, 50% से क्योंकि अधिक पाया है, तो इसका मतलब यही विनर है, यही जीता है। अगला जो दूसरा कैंडिडेट है उसे मिला होगा 38%, क्योंकि 62 और 38 को जोड़ देने से क्या होता है, यहां पर 100 होता है, जो टोटल संख्या को प्रेजेंट करेगा। अब इन दोनों में हार जीत का यहां पर मार्जिन क्या है, क्योंकि यह ज्यादा है या कम है, यह जीता है वो हारा है। यह परसेंटेज का अंतर क्या दे रहा है, 12 से 8 4 होता है, 5 से 3 2 होता है। 24% की हार जीत का मार्जिन था। इस 24% की वजह से यह विनर है और वह लूजर है। अब यह 24% का मान अपने आप को सवाल में एक वैल्यू के रूप में 35,640 दिया हुआ, क्योंकि इतने ही मतों से वह चुनाव जीता है। हमको निकालना है कुल मतों की संख्या। सवाल देखिए क्या लिखा है, कुल मतों की संख्या जो कि परसेंटेज के आधार पर 100 है, तो 100% का मान अपने आप को डिक्लेयर करना है। परसेंटेज जा रहा है, 24 का पहाड़ा नहीं आता है तो 12 का तो आता ही होगा। 12 दूना 24 है, 12 दूना 24 है, 11 बचेगा, 1 1 6, 12 9 108 होता है, 8 फिर अब 12 7 84, 0 हो गया। 2 से काट सकते हैं, चाहे इसको ही काट दीजिए, 50 हो गया, 50 का गुणा कर दें, 2970 इंटू 50 कर दीजिए, 2 0 ऐसे बढ़ेगा, 7 5 35 की 5 हासिल 3 होता है, 7 9 5 9 देखिए 5 7 35 की 5 हासिल 3 होता है, 5 9 45, 3 48 होता है, कैरी 4, 5 2 10 4 14 होता है। 1,48,500 कुल मतदाता थे, क्योंकि सभी मत पड़े थे, कोई मत अवैध नहीं था, इनवैलिड नहीं था, उसी में से ही 62% हो पाया था, और अगला 38% पा करके चुनाव हारा था। अगले सवाल पर लेकर चलता हूं, सवाल पढ़िएगा। 8 व्यक्तियों का समूह है, एक ग्रुप है 8 पर्सन का, 8 लोगों का। इस समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम तब बढ़ जाता है, मतलब पहले उसका एवरेज वेट था, जितने सदस्य थे सबका वेट रहा होगा, और सबका एवरेज वेट रहा होगा पूरे समूह का। कैसे? एवरेज क्या होता है, योग बटा संख्या, सभी के भारों का योग बटा सदस्यों की संख्या, जो कि कितनी है, 8 है, वही एवरेज था। औसत में वृद्धि हुई, कारण बताओ क्या है? जब 54 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति निकला और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ गया, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। जब आपके समूह में, जब आपके एक दोस्तों का समूह है 4 से 5 लोगों का, 5 लोगों का मान लीजिए, एक लोग जाए, एक गए तो संख्या 4, तुरंत एक आ गया, तो संख्या में परिवर्तन नहीं, संख्या 5 की 5 बनी थी। इसी प्रकार से यहां पर है, 8 सदस्यों का समूह है, एक सदस्य जाता है जिसका भार था 54 किलोग्राम, उसकी जगह एक सदस्य आता है जिसका भार पता नहीं क्या था, लेकिन उसके आने से इंपैक्ट क्या पड़ा, जो पहले का औसत था 2.5 किलोग्राम बढ़ गया, जो नया व्यक्ति शामिल हो रहा है उसका वजन कितना है ये हम लोगों को बताना है। पहले तो ऐसे सवालों के लिए संख्या देखना चाहिए, समूह की संख्या देखिए कितनी बताएं, संख्या कुल 8 है, मतलब सदस्य कितने हैं, 8 हैं। इसमें एक सदस्य बाहर होता है, एक सदस्य आउट होता है, और उसकी जगह एक सदस्य इन करता है। इसकी वजह से देखिए संख्या तो अपरिवर्तित रही, संख्या सेम रह गई, 8 का 8 रह गया, लेकिन हमने देखा कि औसत में वृद्धि हो गई। औसत में वृद्धि हुई, बताएं कितने की? औसत में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, 2.5 किलोग्राम की, करेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी समूह में आता है तो अपना प्रभाव लेकर आता है। अगर हम ज्यादा हैं, हम आपके साथ शामिल होंगे तो आपके मान को बढ़ाएंगे, और अगर हम कम होंगे तो हम आपके मान को घटाएंगे। अगर मैं निकलूंगा आपके समूह से, मैं ज्यादा हूं तो मैं आपको कम करके आऊंगा, कमजोर करके, और अगर मैं कम हूं और निकलूंगा आपके समूह से तो आपको बढ़ा कर आऊंगा। यही होता है किसी समूह के औसत में परिवर्तन। औसत में जो परिवर्तन होता है किसी को शामिल करने और निकालने पर, वह टोटली शामिल करने वाले के फेवर में होता है। जो शामिल होता है वह अगर ज्यादा है तो औसत बढ़ा, अगर वह कम है तो औसत घटा। अब आपने देखा कि औसत में तो वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जो इन है वो ज्यादा है, इन है वो ज्यादा है, जो आउट होगा वो कम होगा। अब आउट का वेट है कितना, 54,
इनका वेट हमको निकालना है। निकालने का ओरल तरीका समझिएगा। इसका मान अगर हम x मान ले तो यह मान क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, 54 से। लिख दीजिए 54। ज्यादा के लिए क्या करिए, प्लस। कितना औसत है, 2.5, जो वृद्धि हो रही 2.5 की। कितनी संख्या थी, 8। कितनी संख्या थी, 8। तो इसको लिखिए 54 और 2.5, 8 दूना 16, 16 4 22, 22 जोड़ दीजिए। 4 2 6 होता है, 5 2 7, 76 किलोग्राम का वह व्यक्ति है जो समूह में शामिल हुआ है, जिसके आने से औसत में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। चौथा सवाल आपका डन होता है। 5वें पर आ जाइए। ऐसे सवाल बहुत फेस करने को मिल जाते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि एडवांस का एक बड़ा उपयोग आपको देखने को मिलेगा। अलजेब्रा से, कोऑर्डिनेट से, ट्रिग्नोमेट्री से, मेंसुरेशन से, सांख्यिकी से, अलग अलग जगहों से एडवांस आपको बहुत देखने को मिलेगा। अब ये सिंपल है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो देगा ही देगा। यहां पर हमारे पास क्या है, 9a प्लस 6b प्लस 4c का होल स्क्वायर पूछा है। मैं आपको इसके पहले कहीं फार्मूला लिख देता हूं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस bc प्लस ca, या बढ़ा के आप ओपन कर लीजिए, ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ca। आइए, 9 9 81 a वर्ग, ठीक है, 6 चाह के 36 b वर्ग प्लस 4 चौके 16 c वर्ग। क्या यहां से कुछ एलिमिनेशन पॉसिबल है, आइए देखते हैं। 81 a वर्ग है, 36 b वर्ग है, 16 c वर्ग है। 81 a वर्ग है, 36 b वर्ग है, 16 c वर्ग है। 81 a वर्ग है, 36 b वर्ग है, 16 c वर्ग है। 81 a वर्ग है, 36 b वर्ग है, 16। कोई एलिमिनेशन नहीं, आगे बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा। प्लस देखिएगा 2ab, ab मतलब 9 छंगे 54, 54 दूना 108, 108 ab, 108 ab प्लस 2bc, 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 bc, हाँ, प्लस 9 चौके 36, 36 दूना 72, 72 ac। आइए चेक कर लेते हैं, देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले देखिए यहां तक तो भाई सबका सेम ही था, आप देख पा रहे हैं। 108 ab यहां पर गलत हो गया, पहला गया। 108 ab, 48 bc, 72 ac, एकदम सही है बी ऑप्शन। बाकी देखिए सब में कुछ ना कुछ कमी। 108 AB है, 48 BC है और 82 AC है, गलत हो गया। 43 BC है, गलत हो गया। तो बी ऑप्शन अगर आप लगाकर चल रहे हैं तो इस सवाल का सही उत्तर, बहुत केयरफुल होकर के, फार्मूले का उपयोग करके, सही कैलकुलेशन करके ऐसे सवाल का उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी है। 5वां डन होता है, सभी लोग नोट करते चले। 6ठे पर आ जाइए। 6ठा सवाल देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर एक निश्चित राशि कोई धन है पर 4% प्रतिवर्ष की दर से पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 24 रुपए है, तो मूल राशि ज्ञात करिए। अब कैसे करना चाहेंगे आप लोग सोचिए। ये सिंपल सवाल है, किस पर, 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, एकदम कॉमन जैसे क्लास होती है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो हालांकि मैं फार्मूले याद कराता नहीं कभी भी, लेकिन फिर भी कहता हूं कि कुछ फार्मूले तो भाई ऐसे प्रैक्टिस क्लास में, जनरल क्लास में या क्वेश्चन मिल गया तो हम कर लेते हैं। ये रूल होता है PR स्क्वायर अपॉन 10,000, ठीक है। अब जैसे अंतर अपने को दिया है 24, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, R स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग बटे हमने कर दिया 10,000, ठीक है। अब यहां से प्रिंसिपल हम इवेल्युएट कर सकते हैं। 4 देखिए, 4 गुणे 4 16 है ही है, आप देख पा रहे हैं, ये 16 है ना, ये देखिए 16 है। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, ठीक है। 2 से काटिए कितना होगा, 5,000। 5,000 का 3 से गुणा कर दे, कितना होने वाला है, 15,000। ये 15,000 आपका प्रिंसिपल है जो ऑप्शन नंबर। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा भाई आप स्तरीय पढ़ो समझो चीजों को, मेरी बात सुनो। ऐसे सवालों के लिए दर अपना देखो क्या है भाई, हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। हमने लिखा SI, हमने लिखा CI। मैं एक और तरीका यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो क्रिटिकल नंबर्स के लिए, तो नंबर बहुत आसान था, क्रिटिकल नंबर्स के लिए आपको इफेक्टिवली हेल्प करेगा। कैसे, सुनिए। दर क्या है, 4%, जो कि 1 बटा क्या होता है, 25। 4 बटे 100 करिए, 1 बटा 25। 2 साल की बात है, 25 का वर्ग कर दीजिए और मूलधन को मान लीजिए 625। अपने से मान लिया मैंने, मूलधन को 625 मान लिया। साधारण ब्याज पहले साल का, दूसरे साल का। साधारण ब्याज हर साल समान होता है, याद रखिएगा, याद करिएगा, साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, समान होता है। 625 जो साधारण प्रिंसिपल हमने माना है, ये देखिए 625 है। इस पर वह दर जो कि 4% है, 1 बटा 25 होगा, अप्लाई करिए। 25 25 हम में होगा
तो पहले साल का साधारण ब्याज 25, तो अगले साल का भी 25। और एक बात बता दूं, पहले साल का साधारण ब्याज पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, दूसरे साल अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, अर्थात इस पर और एक बार ब्याज लगा दीजिए। ये कितना होगा, 1 जुड़ गया तो कितना हुआ 26। अब अगर मैं आपसे कहूं कि साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर बताओ, तो अंतर तो यहाँ 0 हो गया पहले साल। दूसरे साल अंतर बताएं 1 का है। अंतर क्या है, मैंने देखा जब अंतर 1 का है तो मूलधन कितना है बोलो, 625। 625। और जब अंतर अपना 24 का है, अंतर अपना 24 का है, तो मूलधन 24 से गुणा कर दे। 24 पंचे 120 कैरी 12, 24 दूना 48, 12 60 के शून्य हासिल 6, 24 छक्के 144, 6 कितना होता है 150। इस सीधा ऐसे हम तुलना करके बता सकते हैं। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। पहले से भी मैं कंफर्म कर चुका हूं, आप अपने हिसाब से देखिए। पढ़ना पड़ता है चैप्टर को, ऐसे नहीं आता है चीज। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज को, साधारण ब्याज को, डिस्काउंट को, एसआई को, इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान से एक बार कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, 7वें सवाल पर लेकर चलता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा ना एडवांस पर बहुत ध्यान देना है, एडवांस को इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत मन लगा के सुनना समझना होता है। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर सर्कल है, सर्कल का रेडियस दिया है। वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, सेंटर पर कोण बनता है 60 डिग्री का। वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप बताना है। आइए देखिए, बहुत शानदार सवाल। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। सरफेस पर 2 बिंदु लेते हैं, एक ए है, दूसरा क्या है बी है। सतह पे 2 बिंदु लिया। रेडियस सतह को केंद्र से मिलाने वाली लेंथ होती है 10.5। 10 ऐसा मैं क्यों बना रहा है मैं आपको बता दूं। दरअसल इसने सेक्टर का जिक्र कर दिया था, इसलिए मेरे दिमाग में परसेप्शन बन चुका है। यहाँ कोण बोल दिया 60 डिग्री। ठीक है, अब ये जो रीजन है, ये पढ़ो ओ ए बी, इस रीजन का परिमाप, ये जो 2 लाइन है लाल कलर की, मैंने ग्रीन कर दिया और फिर से ग्रीन लाइन, ये तीनों का जो लेंथ होगा वही परिमाप होगा। इस लेंथ को, भाई ये तो 2 लेंथ समझ में आ रहे हैं क्या है, बस इस लेंथ को निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बेसिकली आर्क है, क्या कहते हैं इसको, आर्क। ए बी ये चाप है, हाँ आर्क है। और अगर सर्कल होता है ना ऐसे कंप्लीट, तो ये जो पूरी लेंथ में ऐसे बना रहा हूं ये परिधि है, क्योंकि यह कंप्लीट एंगल 360 को फॉलो करती है और इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। इस 2 पाई आर का यह कितना हिस्सा है, केवल 60 डिग्री, क्योंकि इस पूरे कोण का मान 360 है और 360 का केवल 60 डिग्री है। तो अगर मुझे कहा जाए कि इस ए बी का मान आप बताओ इस आर्क का, तो मैं कहूंगा भाई देखो पहले चेक करो कि सर्कल का जो 360 डिग्री पर बनता है उसका कितना हिस्सा है। कहोगे सर 60/360 कर दो, पता चल जाएगा। और हम इस पूरे का इतना हिस्सा कर दें, और पूरा होता कितना है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई क्या होता है, आर होता है। आइए सोल्यूशन करिए। 60 से इसको डिवाइड कर दे, देखिए 6 हो गया, अर्थात 1/6 गुणे 2 कर दीजिए। पाई का मतलब 22/7 कर दीजिए, सबको पता होगा। आर का मतलब 10.5 कर दीजिए। समझ में आई बातें। ये दशमलव हटाइए, 1 0 ऐसे बढ़ा दीजिए, ये भी क्लियर हो गया होगा। और देखिए 2 3 6 होता है, सही है, यस। 7 3 21 पंचे 105 होता है। 5 दूना 10 होता है, 2 11 बार 22 होता है। तो यह पूरी लेंथ ही 11 हो गई यहां से यहां तक। और अब हमें परिमाप अगर पता करना है तो किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का जोड़ होता है। पहली भुजा 10.5, दूसरी भुजा 10.5 और अभी अभी 11। 10 10 20 एक 21 था, 21 और 11 मिलकर के बताएं कितना होगा, 33 होगा ना, 33। यहां पर एक सेकंड, 21 और 11, 21। अब एक बार चेक कर लीजिएगा, 10 10 20 और 20 में हमने क्या, 20 और 21 21 हो गया। यहां पर आप एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। मैंने क्या बताया, तो 1/6 किया था, 2 × 22/7 किया था। 10.5 रेडियस कितनी थी, 10.5 थी। दशमलव हटा 10 आया, ठीक है। 6 से मैंने क्या किया, 2 3 6 किया, 3 7 21 पंचे इतना होता है, 5 2 10, 2 ग्राम में इतना होता है, यह 11 हो गया। टोटल जोड़कर देखा तो हमारे पास 1 1 2, सॉरी यहाँ पर 33 नहीं होगा, यहाँ पर 32 होगा। ठीक है, अपने पास 21 और 11 मिलकर कितना होने वाला है, 32 होने वाला है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस सवाल का, जो 7वां सवाल है, सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। आप लोग नोट कर सकते हैं, एक शानदार से सवाल का करेक्ट है। अब आगे लेकर चलता हूं मैं आपको 8वें पर। 8वां ध्यान सुनिए क्या है, पढ़िए। एक कार है, हाँ, 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर उसे चलना है वह 240 किलोमीटर 6 घंटे में कवर कर लेगी। आप चाल बताइए, सबको पता होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर कोई हमसे पूछे उस कार की चाल बताइए, तो हम क्या बता सकते हैं, बता सकते हैं 240 चली है 6 घंटे में,
6 चौके 24, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी स्पीड थी। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में, मतलब जितनी दूरी तय करी उसकी 1.5 गुना दूरी तय करने के लिए कार की गति में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। समझ रहे ना, मतलब उसकी स्पीड सेम रहेगी, स्पीड उसकी सेम रहेगी और उस स्पीड से आगे बढ़ते हुए वह 1.5 गुना दूरी तय करना चाहती है। तो कार की चाल कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब सवाल क्या है कि कह रहा है कि 6 घंटे में तो 240 किलोमीटर तय करती है, लेकिन अब उसकी 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में, मतलब अब इस सवाल में हमको देखो क्या मेंशन कर दिया, उतने ही समय, मतलब समय क्या रहेगा, समान, मतलब हमारे पास समय उतना ही है और हमको कोई कहा कि भैया तुम ज्यादा दूरी तय करो, अर्थात 1.5 गुना दूरी तय करो। 1.5 गुना होना मतलब 50% बढ़ जाना है, आप उतनी दूरी ज्यादा बढ़ा के तय कर रहे हो। तो अब आपको जो समय, यही तो कहा है ना, तय करने के लिए कार्य की गति, भाई ये कैसे पॉसिबल है, समय जब आपको कह रहा है कि उतना ही समय देना है, तो आप अपनी गति, जैसे कभी हमें कहीं जाना होता है और हमें ज्यादा दूरी तय करना हो, समय उतना ही है जितना पहले रोज लगता था, तो हम अपनी गति को बढ़ाएंगे, यही कॉन्सेप्ट होता है। ऐसी स्थितियों में जब समय समान है, आप जैसे अगर इस फार्मूले को समझ रहे हैं तो चाल बराबर क्या होता है बताइए, दूरी बटा समय। और अगर यही मैं आपसे कह दूं कि समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर आप कहोगे सर दूरी बटा क्या होगा, चाल होगा। समय बराबर दूरी बटा बताएं चाल होगा। तो इसका मतलब d1 अपान s1 बराबर आप कर दो d2 अपान s2 का, क्योंकि इस समय इस सवाल में समय समान है, समय समान है, दोनों चालों का दूरियों का कंपैरिजन कर दीजिए, अपने आप सेट हो जाएगा। दूरी पहले कितनी थी 240, चाल कितनी थी यहां पर हमको, जैसे अब यहां पर ध्यान समझिएगा, हमारे पास चाल कितनी आ चुकी है, 40 आ चुकी है, बराबर दूरी अब कह रहा है 1.5 गुना कर दीजिए, 1.5 कर दीजिए, और यहां पर चाल कितनी होगी नहीं पता है, चाल को ही हम लोग को डिसाइड करना है, s2 निकालना है। अब अगर मैं आपको एक चीज बता दूं ना, 240 का उपयोग करते तब भी सवाल अपने से हल हो जाता, लेकिन ठीक है चलिए देखिए खत्म हो गया कि नहीं, यस। आप सीधा 40 का 1.5 से गुणा कर दें, तो 40 गुणे में 1.5 कर देता हूं, जो कि आपको 60 कर देगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी नई स्पीड होनी चाहिए, जो पुरानी स्पीड से कितना ज्यादा हो गई बताइए, पुरानी स्पीड 40 थी, 40 से कितना बढ़ा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा है, ये उसकी स्पीड में वृद्धि आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहां दिया है, बी में दिया है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसको अपनी स्पीड बढ़ाना होगा, तब जाकर के वह पुराने की 1.5 गुना दूरी को उतने ही समय में तय कर पाएगा। ये हो गया 8वां। 9वें पर आइए। महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगता है, टाइम एंड वर्क का बढ़िया क्वेश्चन है। महेश जी एक काम करते हैं और 18 दिन में उसको पूर्ण करने की बात करते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, जबकि जो किशोर हैं, एक पर्सन किशोर हैं, उसी कार्य को अकेला पूरा करने में 36 दिन लगाते हैं। अब आप यहां से एक चीज बता सकते हैं कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, जो ज्यादा योग्य होता है कम समय लेता है, जो ज्यादा कमजोर होता है वो ज्यादा समय लेता है। महेश जल्दी करते हैं, महेश तेज है, महेश मजबूत हैं, उनकी क्षमता ज्यादा है। किशोर को 36 दिन लगता है, ज्यादा समय लगता है, तो किशोर कमजोर है। कह रहा यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, मतलब मिलकर जुलकर एक साथ 6 दिनों तक कार्य करते हैं, तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत अभी शेष रह जाता है, अभी काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। सवाल बहुत आसान है। महेश किसी कार्य को 18 दिन में करता है, किशोर उसी काम को 36 दिनों में करता है। ऐसी स्थिति में टोटल वर्क वह संख्या होती है जो दोनों से कट जाए, वह संख्या 36 और 18 का एलसीएम अर्थात उससे कटने वाली, मतलब 36 मान लीजिए। 36 यहां पर टोटल वर्क हो गया। इस 36 टोटल कार्य को अगर महेश 18 काम, जैसे कहता, देखिए कंडीशन पढ़ा करिए, 36 कुल काम को वह 18 दिनों में कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2। किशोर कहता है कि हम इस 36 काम को 36 दिनों में करते हैं, तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा, 1। मतलब ये इनकी दोनों की क्षमता है, इसकी क्षमता देखिए इसकी तुलना में दुगनी है। कह रहा दोनों अगर मिल गए तो महेश और किशोर अगर मिलकर करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। एक दिन में 3 काम, और ये मिलजुल कर कितने दिनों तक काम करते हैं, देखिए 6 दिनों तक। तो इसको 6 से गुणा कर दें, अगर 6 से गुणा करेंगे तो इन लोगों ने 6 दिन में कितना कार्य किया, 18, और कुल काम कितना था, 36। हाँ बताइए, खुद समझ जाइए कितना काम बचा है। अगर हम पार्ट के रूप में सोचें तो 18 काम हुआ है और 18 ही बचा है, 18 डन है, 18 बचा है। यह जो 18 है कुल का कितना हिस्सा है, लिख दो 18 गुणे 100/36। देखने समझ में आ रहा है 50% है। 2 से इसको डिवाइड किया
50% कार्य अभी क्या है, बचा है, और 85% कार्य अभी तक हुआ है। ठीक है ना। 18 कार्य हुआ था, 18 ही बचा था, 36 कुल था, तो 36 का आधा ही तो होता है 18, तो आधा कार्य भी बचा हुआ है। ये 9वां सवाल हुआ। 10वें पर आ जाइए। एक ठोस घन की, समझिएगा, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। एक ठोस घन है जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसमें एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शंक्वाकार आकृति काटकर निकाल दी जाती है। शेष बचे ठोस का आयतन आपको बताना है कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ऐसे समझिएगा, एक आपके पास ऐसे ठोस घन है, एक ठोस घन है, समझिए ऐसे एक ठोस घन है, बेसिकली घन समझ रहे हैं जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। अब ऐसे समझिएगा, यहां पर अब पूरा बनाने की हमें से जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। इसकी प्रत्येक भुजाएं कितना दिए है, बताया 7 सेंटीमीटर दिया है प्रत्येक भुजा, सभी भुजाएं 7 दिया है। अब हमसे कहा गया कि इसके अंदर देखिए सरफेस आप देख रहे हैं। अब इसी में हमने कहा कि इसमें 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, ऐसे त्रिज्या का मतलब ये देखिए ऐसे सोच लीजिए, ऐसे, हाँ इस सर्कल रहा, ये 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट आपको पूरा लेना पड़ेगा। इसकी हाइट को आपको पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि 7 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। ये है सतह, देखिए यहां तक जाएगी इसकी, ऐसे ऐसे, करेक्ट है ना। ये बन गया ना पूरा, ये इस शंकु को यहां तक, इस सतह की छत को टच किया है। अब उसकी जो हाइट है बेसिकली देखो, ये यहां से यहां तक, ये 7 ही तो है। 7 सेंटीमीटर हाइट और 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक शंकु हमने काट करके निकाल दिया। अब हमसे कह रहा है कि शेष बचे ठोस का आयतन बता दे क्या होगा। तो आयतन का फार्मूला क्लियर हो। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब मतलब 7 का क्यूब कर दीजिए। और शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से हम शंकु का आयतन, देखिए घन का आयतन तो आपको पता है 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। घन का आयतन शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3, पाई का मान 22/7 है। आर मतलब कितना है, 3 का वर्ग 9 होगा, और हाइट आपकी 7 ही है, तो 7 से खत्म, 3 × 9 होता है, 22 × 66 होता है, 66 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। 343 में से जो कि घन का आयतन था उसमें से 66 घटा दें, 13 से 6 7 होता है। 13 से, अब यहाँ पर 13 से 6 फिर भी 7 हो जाएगा, और 3 2 बचेगा। 277 घन सेंटीमीटर क्यूब अभी आपके पास यहाँ पर सरफेस का पार्ट बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सवाल 10वां था जो इस सेशन का, यहाँ पर एक बढ़िया सवाल आपके सामने था। मैंने आपसे कहा कि एडवांस आपका बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके पूरे एग्जाम में। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ता हूं लेके। ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे सवालों को भी आपको फोकस करना पड़ेगा। दिए गए एक आरेख में आपको एक वेन डायग्राम दिया है, 3 दिख रहा है यहाँ पर, प्रसिद्ध, गरीब और अशिक्षित। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। आप ना करवाओ तब भी अध्ययन है, बहुत सुनिए आप, उस केवल प्रश्नों का उत्तर दे। विभिन्न खंडों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। कितने व्यक्ति गरीब हैं, अशिक्षित हैं, गरीब और अशिक्षित दोनों हैं, किंतु प्रसिद्ध नहीं है। आपको दिए गए आंकड़े को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। उसका कहना है कोई डायग्राम देखने से बड़ा छोटा लग रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है, जो हमने नंबर लिख दिया वही आप सत्य मानो। यहाँ पकड़ना किसको है, इस लाइन को। कितने व्यक्ति गरीब हैं और अशिक्षित हैं परंतु प्रसिद्ध नहीं है, मतलब गरीब भी हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ गरीब भी होते हैं, अशिक्षित भी होते हैं, लेकिन प्रसिद्ध बहुत हो जाते हैं। बहुत एग्जाम्पल आते हैं आजकल मार्केट में, सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन इसमें इसने कहा कि गरीब हो, अशिक्षित हो, लेकिन प्रसिद्ध ना हो। ठीक है, ये बात कहा है। अब आप देखो, जैसे अगर हम इसकी बात कर दें, इसकी, ये जो मैं बना रहा हूं, ये पूरा आंकड़ा प्रसिद्ध का है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर दूं तो ये पूरा आंकड़ा गरीब का है, गरीब का है। अगर मैं इसकी बात कर दूं, इसकी, यह पूरा आंकड़ा अशिक्षित का है। कुछ चीजें और दिमाग में रखिए, ये जो 20 है केवल प्रसिद्ध है, ये केवल प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो 30 है केवल गरीब है। केवल गरीब और गरीब होना दो बातें होती हैं। 40 केवल अशिक्षित है। ये 12 + 10, 12 + 10 ये क्या है पता है आपको, प्रसिद्ध भी है, गरीब भी है। इस 8 और 10
ये आपका क्या है बताइए? ये आपका अशिक्षित भी है, अशिक्षित भी है और गरीब, सॉरी, प्रसिद्ध भी है, और इसके बाद क्या है, इसको देख लीजिए, प्रसिद्ध भी है, अशिक्षित भी है। जैसे अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पर 8 और इसकी बात करें, अशिक्षित भी है, गरीब भी है। ये जो 10 है जो शील्ड की तरह बनता है, ये प्रसिद्ध भी है, गरीब भी है, अशिक्षित भी है। आपको सवाल में क्या लेना है? गरीब हो, अशिक्षित हो लेकिन प्रसिद्ध ना हो, गरीब हो, अशिक्षित हो लेकिन प्रसिद्ध ना हो। समझिएगा, ये जो वैल्यू है 5, ऐसे देखिए, जैसे हम इसकी बात करें, ये कौन है? तीनों है, तो इसको तो ले नहीं सकते। इसकी बात करिए, गरीब है, प्रसिद्ध, अशिक्षित भी है, लेकिन क्या प्रसिद्ध है? नहीं है। अगर हम इस पूरे को ले लेते तो गरीब भी होता, अशिक्षित भी होता और प्रसिद्ध भी की कैटेगरी में आता। बट ये जो 5 है, यह 5 केवल गरीब है और अशिक्षित है, प्रसिद्ध से उसका लेना देना नहीं है। तो इस सवाल का राइट सोल्यूशन 5 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर आप लगाइएगा। 11वें का सही उत्तर बी ऑप्शन है। बहुत शानदार तरीके से आप लोग इसको समझकर किसका आंसर डिसाइड कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 12 नंबर। यह एक बेलनाकार टैंक की क्षमता मतलब आयतन 5632 मीटर क्यूब है। इसके आधार का व्यास मतलब डायमीटर डबल ऑफ रेडियस 16 मीटर है। इसकी गहराई मतलब डेप्थ बताना है। ये बेलनाकार बर्तन है, ये बेलनाकार बर्तन है जिसका आधार सर्कल होता है, सेंटर है, रेडियस है और इसकी हाइट है। इसकी क्षमता ही इसका आयतन है, और आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आधार का क्षेत्रफल जो सर्कल है गुणे ऊंचाई कर देने से हम लोगों को इसका आयतन पता चलता है। करेक्ट है। आयतन दिया है 5632। पाई का मान सबको पता है 22/7। आर को समझो, यहाँ जो 16 दिया है ना व्यास है, ये पूरी लेंथ है। हाँ, इसमें ए भाग आपका अगर पूरा 16 था तो ये 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो रेडियस हो गई 8, लिखो 8 का वर्ग मतलब 8 गुणे 8। गहराई हमको पता करनी है, जिसको आप डी से लिख सकते हो या एच से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब देखिए कैंसिल करने की कोशिश करिए। 11 दूना 22 होता है, 11 पचे 55, 11 1 11, 11 दूना 22। ठीक है, और सुनिए 8 अठे 64 होता है, 64 अट्ठे होता है, 2 चौके 8 होता है और 4 सते 28 होता है। 28 मीटर इसकी गहराई होगी, जो आपको पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला क्लियर होना जरूरी होता है, कैलकुलेशन को सही तरह से अंजाम देना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इसको प्लान करते हैं तो गलत तो होने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। 12 नंबर डन होता है। 13 पर आते हैं हम लोग। 840 में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है। उस शर्ट को 1540 में बेचने पर उसे x% का लाभ होता है। x का मान देखिए बहुत आराम से हम बता सकते हैं, कैसे सुनिएगा। 10% की हानि, जैसे किसी भी वस्तु का जो लागत होता है वो 100% होता है। अगर हम 10% की हानि की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसने 90% में बेचा है, और इस 90% का मान है 840। अब हमसे कहा कि अगर उसने उसी सामान को 1540 में बेच दिया तो बताएं कि उसको कितना प्राप्त हुआ। जो प्राप्त होगा अगर 100 से ज्यादा होगा तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा, अगर कम होगा तो उतने ही प्रतिशत की हानि। हालांकि लाभ की बात किया है तो लाभ ही होगा, 0 0 से खत्म होता है। सही है। फिर देखिए और जो पॉसिबल कैंसिलेशन हो सकता है उसको आप फटाफट कर डालिए, अपने आप चीजें यहां पर सॉल्व हो जाती हैं, डन हो जाती हैं। जैसे 7 से काटिए, 7 12 बार होता है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 होता है। अब यहां से और एक बार, 2 छंगे 12 होता है, 2 11 बार होता है। 6 से काटिए, 15 छक्के 90 होता है। 15 गुणे 11 कर दें, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 1 11 5 16, 165% आया। 165% मतलब 100 से कितना ज्यादा है बताइए? 100 से यह 65 ज्यादा है, तो 65% का लाभ होगा, जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। आप लोग बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं सवाल का सही उत्तर। अब अगले सवाल पर मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए क्या है, पढ़िए। ए है 14 नंबर। एक रेलगाड़ी सामान्य गति से एक अपनी सिंपल स्पीड से चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर के एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। उसकी चाल हमको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। देखिए ऐसी स्थिति है, रेलगाड़ी की दरअसल अपनी भी लेंथ होती है, ठीक है, उसकी अपनी लंबाई भी होती है। अब सुनिए होता क्या क्या है। सबसे पहले उसने एक रेलवे स्टेशन था जिसकी लेंथ थी 350 मीटर, इसको पार करी है 15 सेकंड में। ठीक है, इसमें उसने खुद को भी पार किया होगा, ऐसा नहीं कि उसने उसी को पार किया है। फिर उसके सामने एक और स्टेशन आया जिसकी लेंथ थी 430 मीटर और उसने इसको पार किया है 23 सेकंड में।
अब हमसे इसकी गति पूछा है। एक बात जान लीजिए, जब रेलगाड़ी कभी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी खड़ी रेलगाड़ी को, पुल को, सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई को उससे जोड़ देती है और अपनी चाल से चलकर उसको पार करती है। अब सुनिए, दो चीजें हमको समझनी है। हमको जैसे यहाँ पर इतना जो मीटर है 350 मीटर, इसको कितने समय में पार किया है? 15। अब इसमें उसकी भी तो लेंथ है, मतलब उस 15 केवल उसके इसको पार करने में नहीं लगा है समय। ये जो 15 लगा है ये किसको पार करने में लगा है? खुद को और इसको, दोनों को पार करने में लगा समय है। दूसरी तरफ जब उसने 430 को पार किया तो उसे 23 सेकंड लगा। इसमें भी उसने अपने आप को पार किया होगा, खुद को भी पार किया होगा और इसको भी पार किया होगा। ये जो समयों का अंतर आ रहा है, इस समयों का जो अंतर आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? खुद बताइए। इस दूरी में अंतर की वजह से आ रहा है। इस दूरी में अंतर कितना है कंफर्म करिए। 430 और 350 का अंतर आपको 80 मिलता है। कितना? 80 मीटर का अंतर है। और यही 80 मीटर कारण बन गया जो इस समय का अंतर आया, जो 8 सेकंड का है। 8 सेकंड का। और हम सबको पता है कि स्पीड ही है डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ रहे हैं? और ये जो लेंथ होती है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। कितनी है बताएं? 80। और टाइम कितना है? 8, अर्थात 10 सेकंड होगा। क्या होगा? 10 सेकंड। यहां पर देखिए, अभी इसको थोड़ा समझना है। ये जो हमारे पास आई चाल आई है ये 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमको आंसर को देना है किलोमीटर प्रति घंटे में। और हम आपको बता दें कि कभी भी कोई चाल अगर मीटर पर सेकंड में है और उसको मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में लिखना है तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूं। मतलब 10 था, आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 दूना 10 होता है, 18 दूना 36 होता है। उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी। समझ रहे हैं बातों को? ये जो समय का फर्क आया बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज लेंथ, भाई उसकी लेंथ तो फिक्स ही है। जो इनके लेंथ में डिफरेंस है 80 का ही फर्क है ना, उसी वजह से 8 सेकंड का अंतर आया। लेंथ दूरी है और समय है। दूरी बटा समय बराबर चाल। चाल 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करें, आंसर हो गया। ये होता है 14 नंबर। अब आते हैं लास्ट सवाल आज के सेशन का, और हम इस अंतिम सवाल से इस सेशन को आज क्लोज करेंगे। सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अपना जो भी आपको लगता है फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, अपने डिस्कशंस रखिएगा, अपनी कनेक्टिविटी में इन चीजों को इन्वॉल्व करिएगा, हमें जरूर बताइएगा। ठीक है? किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5-7 का है। मतलब अगर 5 भाग लड़के हैं तो 7 भाग लड़कियां हैं। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो जाता है, लड़के और बढ़ जाते हैं 8। उसके बाद लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 हो जाता है। प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितने का अंतर था? बढ़िया सवाल, आसानी से बताइए। देखिए, बॉयज थे, गर्ल्स थे, रेशियो क्या था? 5 और 7। परिवर्तन किसमें हुआ? लड़कियों में कि लड़कों में? लड़कों में। कितने का बताएं? 8। डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। इससे फर्क क्या आया? रेशियो में किसका आया? 1:1 का। क्या लड़कियों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ था? नहीं। फिर अनुपात में क्यों हो गया? क्योंकि लड़के बढ़ गए। तो हमें लड़कियों की संख्या को सेम करना होगा। ये करते हैं। सेम करने के लिए आप यहां 7 था, इसको 7 से गुणा कर दो। कर दिया। अब इसको 7 कर दें, इसको भी 7 कर दें। करेक्ट है? लड़कियों की संख्या बराबर, हाँ। लड़कों की संख्या में परिवर्तन कितने का बताएं? 2 का। अनुपात में और रियलिटी में 8। 2 बराबर क्या लिख दें? 8। 1 बराबर क्या लिख दें? 4। हमसे क्या पूछा? प्रारंभ में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच अंतर बता दो। अंतर क्या था? 5 और 7 का अंतर 2 ही तो होता है, तो 2 बराबर 8 ही तो है। डायरेक्ट वही आंसर है। 8 ही का अंतर था लड़के और लड़कियों की संख्या में। ट्रेडिशनल भी कर सकते हैं। लड़कों की संख्या 5x मानो, लड़कियों की 7x। 8 जोड़ दो लड़कों में, बटा लड़कियों की वही रहने दे, बराबर 1:1 कर दें। x का मान आ जाए। जो मर्जी आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से। देखने में कंफ्यूजन होता है लेकिन आराम से आप कर सकते हैं। तो आज के सेशन का 15 सवाल कैसा लगा इसको जरूर बताना। आपको क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है ये भी बताना, और आगे की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट्स, ये भी बताना। आज यहीं तक मिलता हूं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।